विद्यार्थी मित्रों, 11th इकोनॉमिक्स में आज हम स्पर्धा आधारित बाजार की चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से स्पर्धा आधारित बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या के आधार पर ये निश्चित किया जाता है, जिसमें बाजार मुख्य रूप से विक्रेता यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है और इसमें पूर्ण स्पर्धा, एकाधिकार युक्त स्पर्धा एवं अल्प हस्तक एकाधिकार जैसे प्रकार पाए जाते हैं। और स्पर्धा के आधार पर बाजार को अगर बांटा जाए तो मुख्य दो भाग में बांट सकते हैं हम। एक पहला है पूर्ण स्पर्धा और दूसरा है अपूर्ण स्पर्धा। और अपूर्ण स्पर्धा में तीन भाग बना सकते हैं हम: एकाधिकार युक्त स्पर्धा और अल्प हस्तक एकाधिकार। तो हम इसकी एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझ रहे हैं पूर्ण स्पर्धा के बारे में देखते हैं। तो पूर्ण स्पर्धा के विषय में जब चर्चा करेंगे तो पूर्ण स्पर्धा वाला बाजार, इसको हम एक आदर्श बाजार कहते हैं और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। तो आदर्श बाजार के रूप में कहा जाता है, परंतु यह सिर्फ सैद्धांतिक ही है। यानी अगर वास्तव में देखें तो खाली एक कृषि क्षेत्र को छोड़ करके बाकी हमको ये बाजार कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक तरह से खाली सैद्धांतिक रूप से ही माना जाता है। तो यहाँ पर एक बात और भी समझें कि पूर्ण स्पर्धा वाले जो बाजार होते हैं उनकी सभी शर्तें एक साथ पूरी होती दिखाई नहीं देती हैं, यानी कि इसमें शर्तों का अभाव देखने को मिलता है। इस वजह से पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार अर्थतंत्र में देखने को या सौभाग्य से ही मिलते हैं। जैसे मैंने बताया, कृषि क्षेत्र जो है इस तरह से है। अब अर्थशास्त्र में पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार का अध्ययन इसको महत्वपूर्ण गिना जाता है, क्योंकि इस अध्ययन के आधार पर बाजार की अधिकांश विशेषताएं और शर्तों की जानकारी समझी जा सकती है। और इसके अलावा एकाधिकार हुआ, एकाधिकार युक्त स्पर्धा हुआ, अल्प हस्तक एकाधिकार वाले बाजार हुआ, इनको भी समझने में ये बहुत उपयोगी है। तो इस वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसको माना जाता है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, अलग अलग है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने परिभाषा दिया कि पूर्ण स्पर्धा वहाँ अस्तित्व में आती है जहाँ पर उत्पादक की उत्पादित वस्तु की मांग संपूर्ण मूल्य सापेक्ष हो। यहाँ बताया गया है कि उत्पादक की उत्पादित वस्तु यहाँ पर संपूर्ण मूल्य सापेक्ष हो, तो उसे हम कहेंगे पूर्ण स्पर्धा वाला बाजार। और प्रोफेसर लेफ्टविच ने भी इसकी परिभाषा दिया कि पूर्ण स्पर्धा ऐसी बाजार की व्यवस्था है जहाँ पर बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। यहाँ पर देखिए, बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। इतनी बड़ी इकाई समस्त बाजार में ना होने के कारण बहुत सी इकाइयाँ समगुणधर्मी यानी एक जैसी वस्तुओं का विक्रय करती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इकाइयाँ जो विक्रय करने वाली हैं वो बहुत सी इकाइयाँ यहाँ पर अस्तित्व में रहती हैं। अब इन परिभाषाओं के आधार पर थोड़ा लक्षण देख लेते हैं इनकी। तो पहले लक्षण देखते हैं इसमें। पहला लक्षण है पूर्ण स्पर्धा के लक्षण में असंख्य क्रेता और विक्रेता। यहाँ पर क्रेता भी अधिक होते हैं और विक्रेता भी अधिक होते हैं। यानी बेचने वाला क्या करता है, वो वस्तु की पूर्ति करता है, खरीदने वाला क्या करता है, वस्तु की मांग करता है। और इस तरह से पूर्ति और मांग दोनों के आधार पर बाजार में कीमत निर्धारण होता है। और जो कीमत निर्धारण होता है उस कीमत को दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं। विक्रेता भी स्वीकार करता है और क्रेता भी स्वीकार करता है। उसको हम कहते हैं प्राइस टेकर। तो इस तरह से जो वस्तु की कीमत निश्चित हो गई बाजार के अंदर, वह वस्तु बाजार के अंदर उसको प्राइस टेकर के रूप में या कीमत स्वीकारकर्ता के रूप में उसको गिन लिया जाता है, मान लिया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे गेहूं का एक खेत है और उत्पादन उसका बढ़ता है या घटता है, इसके बावजूद भी उसका जो कुल जत्था है या कुल भंडार है उस पर असर नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से त्योहारों में उपयोग में ली गई छोटे छोटे बल्बों की हार माला आप देखते हैं जो चमकता है,
जो छोटे छोटे सीरीज जिसको हम कहते हैं, तो उनमें से कोई एक बल्ब न जले तो प्रकाश का जो है, उसका जो प्रकाश होता है कुल प्रमाण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आप देखे होंगे कि जो उसकी झड़ी होती है, उसके जो मतलब लरी होती है, सीरीज होती है, बहुत सारे लाइट छोटे छोटे लगे रहते हैं। एक लाइट अगर बंद हो जाए तो उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो उसी तरह यहाँ भी है। ठीक उसी प्रकार से विक्रेता इस बाजार में या बाजार का छोटा हिस्सा होता है और इस कारण से वह वस्तु की कीमत पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है। अगर चाहे भी वस्तु कीमत बढ़ाने को तो बढ़ाने में असमर्थ रहता है। अब उसी प्रकार क्रेता के भी बारे में बात कर सकते हैं कि क्रेता भी असंख्य यहाँ पर है। विक्रेताओं की तरह वस्तु की बाजार कीमत या जो बाजार की जो मूल्य उसका है वह मांग परिवर्तन द्वारा प्रभाव नहीं डाल सकता है। एक ग्राहक चाहे कि मैं मांग घटा दूं और कीमत घट जाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो एक ग्राहक कुछ नहीं कर सकता है और एक विक्रेता भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर असंख्य क्रेता हैं और असंख्य विक्रेता हैं। इस वजह से बाजार में वस्तु की कीमत स्वतंत्र रूप से बाजार के परिबलों या मांग और पूर्ति द्वारा ही निर्धारित होती है। इसको आप अच्छी तरह समझ लेंगे। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि बेचने वाला और खरीदने वाला, ये दोनों पक्ष में से कोई एक चाहे तो वो कीमत में परिवर्तन ला नहीं सकता है, चाहे वो क्रेता हो चाहे वो विक्रेता हो। तो इस तरह से असंख्य क्रेता और असंख्य विक्रेता, ये पॉइंट आप समझाएंगे। दूसरा आता है समान गुण वाली वस्तुएं। पूर्ण स्पर्धा के बाजार में दूसरी महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगी समान गुण वाली वस्तुएं। एक समान गुण धर्म वाली वस्तुएं मिलेंगी और उनमें जैसे कि रूप, रंग, स्वाद, कद, गंध, इनका आकार, वजन, गुणवत्ता, ये सब एक समान आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है, वहाँ पर स्पर्धा है। तो स्पर्धा में सारी वस्तुएं आपको सब एक जैसी दिखाई देंगी, एक समान मिलेंगी और सभी वस्तुएं एक जैसी होने से उनका एक स्वरूप या समरूप या एक सरीखी वस्तुओं का रूप जाना जाता है और इसी कारण से बाजार में ये सभी वस्तुएं एक दूसरे की प्रतिस्थापन होती हैं। अब यहाँ पर अगर आपको वस्तु पसंद नहीं आए तो सामने आपको तमाम सारी वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं, आप कोई भी वस्तु उपयोग कर सकते हैं। इस वजह से वस्तुएं जो है वह आपको समान गुण वाली ही देखने को मिलेंगी। इस बाजार में वस्तुएं समगुणधर्मी होने से विविध उत्पादक अथवा विक्रेता अपनी वस्तु की अलग अलग कीमत नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सबका गुण समान है। जबकि क्रेता भी समान गुण धर्मी वस्तुओं के कारण एवं उसमें साम्यता या समानता होने के कारण अलग अलग कीमत चुकाने को भी तैयार इसमें नहीं होते हैं, क्योंकि जब एक ही वस्तु है तो कीमत भी एक जैसी होगी। तो इसलिए दोनों पक्ष जो है न वो अधिक कीमत विक्रेता ले सकता है और न क्रेता उसकी कम कीमत दे सकता है। जो कीमत निश्चित है वही आपको देखने को मिलेगी। और इस तरह से पूर्ण स्पर्धा के बाजार में समगुणधर्मी वस्तुएं, ये इसका दूसरा लक्षण आपने देखा। अब उसके बाद आता है तीसरा लक्षण। तीसरा लक्षण है इकाइयों का मुक्त आवागमन। अब इकाइयों का मुक्त आवागमन के बारे में देखें तो पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार का तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण है मुक्त आवागमन। यहाँ पर इकाइयों को मुक्त आवागमन का अर्थ बताएंगे कि इकाई और उद्योग जगत में बिना किसी नियंत्रण से यहाँ पर प्रवेश करने की उनकी और साथ साथ में यहाँ से निकलने की पूरी आज़ादी है। कोई भी उद्योग चाहे कि यहाँ फायदा हो रहा है तो आकर के उसमें भाग ले सकता है, बाजार में अपनी वस्तु बेच सकता है और उसे लगता है कि नहीं मुझे नुकसान हो रहा है तो वह अपनी वस्तु वो न बेच करके उस बाजार से वो निकल सकता है। तो यहाँ पर आवागमन के लिए पूरी छूट है, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध यहाँ पर नहीं है। जब कोई उद्योग असामान्य मुनाफे की स्थिति में हो, उसे लगे कि मुनाफा खूब अच्छा हो रहा है, तब वह आकर्षित होकर के वह मुक्त रूप से बाजार में प्रवेश कर सकता है और उसे लगता है कि नहीं यहाँ पर बहुत घाटा है या इस पर बहुत हानि हो रही है, तो वह असामान्य घाटे को छोड़ करके वह अपने बाजार से वहाँ से निकल सकता है, अपना व्यवसाय वहाँ से बंद कर सकता है। तो इस तरह से इकाइयों का मुक्त आवागमन, ये जो लक्षण है ये पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार का ये मुख्य लक्षण है।
पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में इकाइयों का मुक्त आवागमन मुक्त रूप से अल्पकालीन होता है, अर्थात कि कोई इकाई अल्पकाल में उद्योग जगत में लाभ से आकर्षित होकर के प्रवेश करती है और घाटा होने से फिर वो इस उद्योग जगत को छोड़ करके चली जाती है। परंतु दीर्घ काल में जब पूर्ण स्पर्धा वाला बाजार सामान्य लाभ की स्थिति में हासिल करता है, तब इकाइयों का उद्योग जगत में आवागमन अपने आप ही बंद हो जाता है। यानी वो लंबे समय के लिए देखा जाए तो वो फिर स्थिर हो जाता है, क्योंकि जब उद्योग में सामान्य स्थिति में पहुंचता है तब इकाइयां या इकाइयों का इस उद्योग जगत में प्रवेश का हेतु आकर्षण उनका खत्म हो जाता है और इससे इकाइयों का जो है ऐसे बाजारों के अंदर प्रवेश बंद हो जाता है। तो दीर्घकालीन में आप स्थिर बताएंगे आवागमन और अल्पकाल में आप जो है यहाँ पर अस्थिर बताएंगे कि यहाँ आवागमन का चालू रहता है। अब आता है बाजार की संपूर्ण जानकारी। अब यहाँ आपको समझना है कि पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में उत्पादकों और विक्रेताओं एवं क्रेताओं को बाजार के संबंध में अर्थात कि वस्तु की वर्तमान जो कीमत है वो और वस्तु की उपलब्धता कितनी वस्तु बाजार में है इसकी संपूर्ण जानकारी होती है, क्योंकि यह स्पर्धा वाला बाजार है। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में उत्पादक या व्यापारी अपने उत्पादकों एवं व्यापारियों को किस कीमत पर वस्तु बेचते हैं, प्रतिस्थापन या पूरक वस्तु किस गुणवत्ता में बेचते हैं इत्यादि बातों की से जानकारी प्राप्त होती है। इससे ऐसी समान गुणधर्म वाली वस्तुएं रखने वाला कोई भी उत्पादक या व्यापारी बाजार में वस्तुओं की अलग अलग कीमत देकर भेदभाव सर्जित करने में असमर्थ हो जाता है और जिसकी वजह से बाजार में एक जैसी वस्तुएं या एक जैसी कीमत का देखने को मिलता है। तो ये भेदभाव आपको वहाँ दिखाई नहीं देगा और कीमत एक जैसी आपको वहाँ पर दिखाएगी। और पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में क्रेता यानी ग्राहक जो होता है वो भी वस्तु की गुणवत्ता के संबंध में संपूर्ण जानकारी रखता है। उसको पूरी जानकारी है कि वस्तु कैसी है और इस वजह से उसके कारण वह उत्पादक जो विक्रेता है वह ग्राहक या क्रेता के पास से अधिक कीमत नहीं ले सकता है। दोनों को एक दूसरे की वस्तु के बारे में ज्ञान है। अगला पॉइंट आता है उत्पादन के साधन संपूर्ण रूप से गतिशील, यहाँ बताना है आपको। तो पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में जैसे 4 साधन आपको पहले से पता है, उसमें भूमि है, पूंजी है, श्रम है, नियोजक है, तो ये संपूर्ण रूप से गतिशील होते हैं। उत्पादक के इन साधनों को भौगोलिक, व्यावसायिक और उपयोग की दृष्टि से संपूर्ण गतिशील पाया जाता है। और पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में वस्तु की कीमत एक समान होती है, क्योंकि उत्पादन के साधन संपूर्ण गतिशील होने से साधन कम मुआवजे से अधिक मुआवजे की तरफ स्थानांतरित होते हैं। अगर उनको लगता है कि साधनों का मुआवजा कम मिल रहा है तो वो यहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। कि इसलिए यहाँ पर कीमत कैसी होती है, इनकी अस्थायी होती है, तो स्थानांतर उससे कम हो जाता है और बार बार स्थानांतर को टालने के लिए भी इकाइयाँ एक समान का मुआवजा देने को मजबूर हो जाती हैं। उनको लगता है कि अगर हम इनको कम देंगे तो ये यहाँ से चले जाएंगे दूसरी जगह पर, तो स्थानांतर न हो, इस वजह से भी कीमत जो है यहाँ पर साधनों की मुआवजा की कीमत स्थिर रखी जाती है। अगला पॉइंट आता है परिवहन खर्च। परिवहन खर्च जो है अंतिम पॉइंट है। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में असंख्य क्रेता विक्रेता होते हैं, यहाँ पर आपको समझिए। तो इसलिए पूर्ण स्पर्धा का विश्लेषण में बाजार में परिवहन खर्च का कुल खर्च में बहुत कम हिस्सा होने के कारण उसे गणना में लिया ही नहीं जाता है, यानी उसको शून्य जैसा गिन लिया जाता है कि परिवहन खर्च हुआ ही नहीं, क्योंकि इसका बहुत प्रमाण कम होता है, जिससे परिवहन खर्च शून्य माना जाता है। इसलिए बाजार में महत्वपूर्ण लक्षण में परिवहन खर्च का अभाव देखने को मिलता है कि परिवहन खर्च उसमें ध्यान में लिया नहीं जाता है। विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा पूर्ण स्पर्धा बाजार का यहाँ पर हमने लक्षण की चर्चा किया और आपने 6 पॉइंट समझा, और इसी में हम दूसरा एक टॉपिक ले रहे हैं और ये टॉपिक है एकाधिकार। इसको आप कहते हैं मोनोपोली। तो एकाधिकार के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो एकाधिकार जो है, प्राचीन अर्थशास्त्रियों की बात करें तो उन्होंने बाजार के 2 विपरीत बिंदु, यहाँ देखिए 2 विपरीत दिशा में, तो इस तरह से 2 विपरीत दिशा में जो बिंदु का उन्होंने अभ्यास किया और उसके रूप में
पूर्ण स्पर्धा और शुद्ध एकाधिकार की चर्चा उन्होंने किया। शुद्ध एकाधिकार यह काल्पनिक बाजार है। वास्तव में अर्थतंत्र में एकाधिकार का जो स्वरूप देखने को मिलता है वो अशुद्ध है, शुद्ध नहीं होता है। तो एकाधिकार को यहाँ पर अंग्रेजी शब्द में मोनोपोली कहते हैं, और मोनोपोली जो है वो ग्रीक शब्द है। अब ग्रीक शब्द में मोनोपोली दो शब्दों से बना हुआ है। पहला शब्द है यहाँ मोनस, जिसको कहते हैं एक। दूसरा शब्द है पोलिन, जिसको कहते हैं विक्रेता, यानी एक विक्रेता। तो एक विक्रेता यानी एकाधिकार। अब इस पर से परिभाषा फलित होती है। परिभाषा पहले जैसे प्रोफेसर चैम्बरलिन ने कहा कि जब वस्तु की पूर्ति पर किसी एक इकाई का अंकुश हो तो वह एकाधिकार है, यानी दूसरी इकाई वहां पर बाजार में नहीं है, एक ही इकाई है, तो वह जो है एकाधिकार है। प्रोफेसर स्टिगलर ने कहा कि वस्तु का एक ही विक्रेता अर्थात एकाधिकारी, अगर बेचने वाला एक ही व्यक्ति है तो वो उसका एकाधिकारी माना जाता है। इस तरह से आप परिभाषा के आधार पर समझ सकते हैं कि एकाधिकार वाला बाजार या एकाधिकार हम किसे कहेंगे। अब इसके आधार पर इसके लक्षणों की चर्चा कर लेते हैं। तो एकाधिकार के लक्षण में पहला लक्षण है एक ही उत्पादक या विक्रेता एवं असंख्य क्रेता। तो यहाँ पर उत्पादक की संख्या या विक्रेता की संख्या कितनी होती है? एक। और क्रेता कैसे होते हैं? असंख्य होते हैं। एकाधिकार वाले बाजार में वस्तु का उत्पादक विक्रेता एक ही होता है और बाजार में वस्तु की आपूर्ति पर पूरा नियंत्रण इसका होता है, यानी आपूर्ति पर नियंत्रण कौन करेगा? उत्पादक। तो उत्पादक पूरी तरह से उसका जैसी इच्छा हो वैसी पूर्ति वो कर सकता है, उसे एकाधिकारी माना जाता है। और यहाँ पर आपको जानना है कि ऐसे बाजार में वस्तु का उत्पादन या विक्रेता एक ही होने से स्पर्धा का तत्व देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक ही उत्पादक है तो उसके साथ कोई स्पर्धा का होने का प्रश्न नहीं उठता है। और इसी कारण से उत्पादक या विक्रेता वस्तु की कीमत पर भी संपूर्ण नियंत्रण रखता है, क्योंकि वो अगर चाहेगा मुझे ज़्यादा लाभ कमाना है तो वस्तु की पूर्ति कम कर देगा, तो उसको ज़्यादा लाभ मिलने लगेगा। उसको लगेगा कि वस्तु की कीमत कम मिल रही है तो आपूर्ति पर वो परिवर्तन कर देगा। तो इसलिए कीमत पर भी वो नियंत्रण रखता है और आपूर्ति पर भी वो नियंत्रण रखता है। इसलिए इस बाजार में उत्पादक या विक्रेता को ही कीमत को प्रभावित कर सकता है और उसकी वजह से कीमत निश्चित होने से उसे क्या कहा जाता है? प्राइस मेकर कहा जाता है। उत्पादक जो होता है विक्रेता, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइस मेकर। वो कीमत बढ़ाने वाला वही होता है। और इस तरह से अगर आप समझें कि ऐसे बाजार में क्रेता असंख्य होते हैं और उससे बाजार में क्रेता का अस्तित्व अत्यंत छोटा होता है। जो खरीदने वाला है उसकी कोई गिनती नहीं होती है, उसका कद बहुत छोटा होता है और विक्रेता का कद बहुत बड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप पॉइंट में समझा सकते हैं। दूसरा लक्षण है प्रतिस्थापन वस्तुओं का अभाव। प्रतिस्थापन वस्तुएं यानी अस्पर्धी जो वस्तुएं हैं उनका अभाव। शुद्ध एकाधिकार की विशेषता के अनुसार एकाधिकारी जिस वस्तु का उत्पादन या विक्रय करता है तो उस प्रकार की कोई भी प्रतिस्थापन या समान गुण वाली वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती है। परंतु वास्तव में शुद्ध एकाधिकार जो है ये काल्पनिक ख्याल है। तो काल्पनिक ख्याल होने से इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है और व्यवहार में अशुद्ध एकाधिकार ही पाया जाता है। इसको हमने चर्चा की आगे। तो अशुद्ध एकाधिकार व्यवहार में आपको देखने को मिलता है जिसमें नजदीकी प्रतिस्थापन वस्तु का अभाव होता है, यानी जो वस्तुएं प्रतिस्पर्धी हैं तो एकदम करीबी वस्तुएं होंगी ऐसा नहीं होगा, अर्थात दूर की प्रतिस्थापन वस्तुएं यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। एक उदाहरण से समझिए आप जरा, जैसे आपके पास रेल या ट्रेन का कोई निश्चित समय या निश्चित तारीख को आपको रिजर्व टिकट उपलब्ध नहीं मिल पा रहा है, आपको किसी तारीख को कहीं बाहर जाना है रेलवे से और आपके पास रेलवे की वो टिकट उपलब्ध नहीं है, उस तारीख को रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है आपको, तो ऐसे में आप जो है नज़दीकी प्रतिस्थापन जो होता है अर्थात दूसरी किसी रेल की आपकी व्यवस्था नहीं है कि चलो ये रेल नहीं तो दूसरी ट्रेन है या ट्रेन में दूसरी कंपनी की ट्रेन है, ऐसा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो नज़दीकी व्यवस्था, लेकिन दूर का अगर प्रतिस्थापन है तो आपके पास दो विकल्प हैं, आप प्लेन से जाइए, आप बस से जाइए। तो आपके पास दूर की जो है प्रतिस्थापन वाली व्यवस्था है वो है प्लेन,
आप उस तारीख को प्लेन में अपना टिकट रिजर्व कराइए और जा सकते हैं। और आपका यात्रा अनिवार्य हो, उसमें भी नई व्यवस्था हो, आप सड़क परिवहन से, बस वगैरह का उपयोग से भी आप जा सकते हैं। तो ये जो है रेल के दूर के प्रतिस्थापन आपके हैं, नज़दीकी प्रतिस्थापन है। रेल के बदले रेल आपको मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह से नज़दीकी प्रतिस्थापन वस्तुएं बाजार में अभाव इनका होता है, जो नहीं प्राप्त होती हैं, और दूर के प्रतिस्थापन वस्तुओं से ग्राहक अपना कार्य कर सकता है। अगला पॉइंट आता है कि नई इकाइयों का प्रवेश पर अंकुश। आपने देखा था कि स्पर्धा वाले बाजार के अंदर इकाइयां मुक्त रूप से आ जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि नई इकाइयों के प्रवेश पर अंकुश होता है, क्योंकि एकाधिकार बाजार वाले में एकाधिकारी विविध प्रकार के एकाधिकार रखते हैं। एकाधिकार का अर्थ होता है कि एक ही उत्पादक या विक्रेता का अस्तित्व होता है यहाँ पर, और इस बाजार में एकाधिकार खत्म करना संभव होता है। इसके बावजूद भी यह प्रक्रिया सरल नहीं होती है, इसलिए एकाधिकारी अपना एकाधिकार लंबे समय तक बना के रखता है, और ऐसे संयोगों में उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है जो उसको मतलब उसके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा हो, ऐसा कोई उसको मिलता नहीं है या नहीं आ पाता है। और इस वजह से कीमत पर नियंत्रण, आपूर्ति पर नियंत्रण, ये सब कुछ, और असामान्य लाभ कमाना, ये सब एकाधिकारी का काम हो जाता है। और इस प्रकार एकाधिकार वाले बाजार में असामान्य लाभ की स्थिति होने के बावजूद अन्य इकाइयां उस लाभ की तरफ आकर्षित होकर के उस बाजार में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, क्योंकि एकाधिकारी ऐसे संजोगों में क्या करता है कि वह प्राकृतिक, कानूनी या अनुभव, कुशलता इत्यादि पहलुओं के द्वारा जो इकाइयां प्रवेश करना चाहती हैं उनको प्रवेश करने देता ही नहीं है, उनको रोकता है बाजार में आने से, जिससे एकाधिकार वाले बाजार में इकाइयां प्रवेश करने में असमर्थ हो जाती हैं। तो नई इकाइयों का प्रवेश पर यहाँ पर अंकुश होता है। उसके बाद आता है कीमत एवं विक्रय पर नियंत्रण। तो आपको समझना है कि एकाधिकार वाले बाजार में एकाधिकारी अधिकतम लाभ के उद्देश्य से वस्तु की आपूर्ति पर संपूर्ण नियंत्रण रखता है। तो उसको अधिकतम लाभ कमाना है, इसलिए वो वस्तु की पूर्ति कैसे करे वो उसके पर डिपेंड करता है। परंतु एकाधिकारी एक साथ वस्तु की कीमत और वस्तु के विक्रय पर अंकुश नहीं रख सकता है। तो इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि एकाधिकारी यदि वस्तु की कीमत ऊंची रखना चाहे तो बाजार में वस्तु का विक्रय क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, यानी दोनों साथ साथ नहीं होगा। परंतु यदि वह वस्तु का विक्रय बढ़ाने का इच्छुक हो तो फिर उसको निश्चित कीमत भी स्वीकार करनी पड़ेगी। तो दोनों पर कंट्रोल उसका नहीं रहता है, किसी एक पे वो कंट्रोल कर सकता है। इस प्रकार से एकाधिकारी जो होता है वह कीमत और विक्रय इन दोनों घोड़ों पर एक साथ सवारी नहीं कर सकता है। आप ऐसा कहो तो भी चलेगा, दो घोड़े हैं कीमत और विक्रय, तो दोनों पर एक सवारी नहीं कर सकता एक साथ, किसी एक पर ही सवारी कर सकता है, एक को छोड़ना पड़ेगा। ऊंची कीमत लेकर के विक्रय को बढ़ाना अधिकारी के लिए संभव नहीं हो सकता है। जो एकाधिकारी है, जिसको हमने एकाधिकारी समझा है, तो एकाधिकारी जो है उसको जो है ऊंची कीमत में लेकर विक्रय को बढ़ाना उसके लिए संभव नहीं हो सकता है। तो ये हुआ कीमत एवं विक्रय पर नियंत्रण। तो दोनों पर नियंत्रण एक साथ नहीं कर सकता है, वो ऐसा आप कह सकते हैं। अगला पॉइंट आता है इसके बाद पांचवा, वो है असामान्य मुनाफा या लाभ। एकाधिकार वाले बाजार में उत्पादक या विक्रेता एक ही होता है। इसके अतिरिक्त इस बाजार में नई इकाइयों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, क्योंकि एकाधिकारी अल्पकाल और दीर्घकाल यानी कम समय और लंबे समय दोनों में किसी स्पर्धा के बिना असामान्य स्थिति का फायदा उठा लेता है। तो ऐसे अल्पकाल में जो है या दीर्घकाल दोनों में उसका फायदा उठाता है। यहाँ पर वस्तु का विक्रेता ऊंची कीमत रख सकता है, जिससे औसत खर्च से ऊंची कीमत देकर के वो अधिक से अधिक लाभ कमाने में सक्षम हो जाता है। जिस तरह से असामान्य मुनाफा कमाना, ये एकाधिकारी का यहाँ पर उसको अवसर मिल जाता है, लाभ मिल जाता है। छठा पॉइंट इसके बाद है कीमत में भेदभाव। अब यहाँ पर आपको पता है कि एकाधिकार वाले बाजार में उत्पादक या विक्रेता कीमत निश्चित करने वाला खुद होता है और स्पर्धा का तत्व होता नहीं है, और इसलिए एकाधिकारी कई बार इस अवसर का लाभ उठाता है, और इस अवसर का लाभ उठाकर वो कई बार कीमत बदलता रहता है या कीमतों में क्या करता है, परिवर्तन करता रहता है।
तो अलग अलग कीमत वसूल लेता है। एक ही चीज की वस्तु की कीमत किसी से अलग लेगा, किसी से उससे ज्यादा लेगा, अथवा वह वस्तु का अलग अलग उपयोग करके अलग अलग कीमत भी वसूल कर सकता है। इस प्रकार का एकाधिकारी कीमत में भेदभाव युक्त नीति का उपयोग कर सकता है। आपको उदाहरण देखना हो, जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर है अपने मरीज को जैसे चेक करता है तो वो अपनी फीस सबके लिए अलग कर सकता है। अमुक पेशेंट के लिए अलग फीस कर सकता है, अमुक पेशेंट के लिए अलग फीस कर सकता है। क्यों? वहाँ पर उसके पास एकाधिकार है, उसके पास ज्ञान है, उसका उपयोग कोई नहीं कर सकता है। इस वजह से वो एकाधिकारी होने की वजह से वह ऐसा लाभ का उपयोग अपने लिए कर सकता है। और अंतिम पॉइंट है, एक ही इकाई या एक ही उद्योग। वास्तव में यहाँ पर इकाई को हम इंग्लिश में कहते हैं फर्म, और फर्म अर्थात होता है उत्पादन करने वाली स्वतंत्र इकाई, जबकि उद्योग अर्थात ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयों का समूह। उद्योग में समूह आता है और फर्म में केवल एक इकाई आती है। तो यहाँ पर एकाधिकार वाले बाजार में उत्पादक या विक्रेता एक ही होने से वास्तव में इकाई और उद्योग जिसमें इकाइयों का समूह आता है वो दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही होते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि एकाधिकार वाले बाजार में इकाई ही उद्योग है। यानी आप समझिए फिर से, इकाई यानी एक इकाई, एक उद्योग, और उद्योग यानी इकाइयों का समूह। तो यहाँ चाहे आप उसको इकाई कह लो और चाहे आप उसको उद्योग कह लो, दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि दोनों एकाधिकारी ही है और इस वजह से दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस प्रकरण में हमने टॉपिक आपके साथ दो शेयर किया। पहला टॉपिक हमने लिया पूर्ण स्पर्धा और दूसरा हमने लिखा और समझा एकाधिकार। और अगले जो लेक्चर में हम इसके और दूसरे पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।